हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मास्क होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक न्यू सीरीज का नाम, जिसका नाम है धाकड़ सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 10th वालों का जो दूसरा चैप्टर आता है केमिस्ट्री के अंतर्गत, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट को फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज इसी लेक्चर में हमारा ये पूरा चैप्टर पूरे फील के साथ समाप्त हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारा 160 लेक्चर होने वाला है। तो आज मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमारा जो ये न्यू सीरीज चल रहा है, जिसका नाम है धाकड़ सीरीज, जो हम लोग चला रहे हैं, आपके दिसंबर में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा पूरा फील के साथ। तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए जो हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण वाले में जो पहला टॉपिक आता है, सबसे पहले क्या आता है कि अम्ल। आखिर ये अम्ल है क्या, क्या होता है ये? तो इधर आओ, इधर आओ, मैं बताता हूं। इधर देखो, अम्ल, एसिड। अम्ल वे होते हैं जिसे हम लोग जल में जब डालते हैं ना, जब जल में वो विघटित होते हैं तो क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। कैसे? देखो, अम्ल सबसे सिंपल समझो, अम्ल वे पदार्थ जो जल में विघटित होकर H+ आयन देते हैं और H+ आयन के सिवा कोई और अन्य ऋण आयन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। जैसे देखो क्या कह रहा है कि अर्हेनियस के अनुसार क्या कह रहा है, ये एक साइंटिस्ट थे, इनके अनुसार क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर, घुलकर, टूटकर, आयनित होकर, अपघटित होकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं क्या? तथा H+ आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते। मतलब जो देगा तो H+ देगा, उसके सिवाय कोई और H+ आयन नहीं देगा। ऋण आयन दे सकता है लेकिन H+ नहीं देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, फिर से देखो, वे पदार्थ जो जल में विघटित होके H+ आयन देते हैं तथा H+ आयन के अलावा कोई अन्य ऋण आयन, धन आयन नहीं देते, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो ध्यान देखो, सबसे पहले हमने क्या ले लिया है? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। देखो HCl में क्या दिखा रहा है कि इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या दे रहा है? H+ दे रहा है, और Cl क्या दे रहा है? माइनस दे रहा है। इसका मतलब अच्छा, ये देखो, क्या ये जो विघटित होने के बाद क्या H+ के अलावा कोई और H+ आयन है? नहीं है। Cl- है लेकिन प्लस वाला कोई भी आयन नहीं है। तो HCl को जो हम लोग विघटित कराते हैं, अपघटित होता है, तो ये किसमें टूटता है? H+ में टूटता है और Cl- में टूटता है। तो इस प्लस के अलावा, H+ के अलावा कोई और धनायन में नहीं टूटता। ओके, समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैं ले लूं, मान लीजिए हमने ले लिया नाइट्रिक अम्ल का HNO3 नाइट्रिक अम्ल का। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें हम लोग डबल एरो इसलिए बना रहे हैं कि जब क्लोरीन और हाइड्रोजन को जब हम लोग मिक्स करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो हमारा क्या बनता है? Cl भी बन जाता है। और जब इसे विघटित करते हैं तो H+ और Cl- आयन में टूट जाता है। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में दोनों स्टेज में हो सकती है। ओके, एरो का मतलब यही होता है। देखिए हमने क्या ले लिया है? HNO3 ले लिया है, नाइट्रिक अम्ल ले लिया है। देखिए इसमें क्या होगा, जो हमारा H रहेगा वो किसमें टूटेगा? H+ आयन में टूटेगा, और NO3 जो हमारा ये है, NO3 ये किसमें टूटेगा? माइनस में टूटेगा। तो आप लोग बताइए, क्या ये जो H+ आयन है, इसके सिवाय कुछ और, कोई और हमारा जो एलिमेंट है, क्या वो कोई और H+ आयन दे रहा है? नहीं दे रहा है। Cl- आयन दे रहा है लेकिन H+ आयन नहीं दे रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ओके, देखिए H+ आयन दे रहा है ना। हाँ, तो वे पदार्थ जो जल में विघटित होके H+ आयन देते हैं और इसके सिवाय कोई अन्य धन आयन नहीं देते, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए, आप लोग नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा। देखिए, जो हम लोग जल में जो हमारा अम्ल जो जाके कोई भी अम्ल, कोई भी पदार्थ जब जाके H+ आयन में जब विघटित हो रहा था, लेकिन देखिए इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब कोई अम्ल किसी जल में विघटित होकर H+ आयन देता है, तो वो अम्ल क्या रहता है ना, स्टेबल नहीं रहता। वो क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। वो ही नहीं, सारे एलिमेंट्स अपने आप को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल करना चाहते हैं। तो ये क्या कर लेता है? हाइड्रोजन कभी कभी क्या करता है जानते हो? हाइड्रोजन के अणुओं के साथ कंबाइन कर लेता है। कुछ भी नहीं यार, क्या करता है? हाइड्रोजन के अणुओं के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। देखिए कैसे, क्या कह रहा है कि H+ आयन जल में अस्थायी होते हैं। जो ये इसने H+ आयन जो जल में विघटित होकर दिया है ना, ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, स्टेबल नहीं होते।
तो जिसकी वजह से वह जल के अणुओं के साथ, जल के अणुओं का मतलब क्या होता है H2O, इसी को तो हम लोग जल बोलते हैं। तो H2O के साथ क्या करता है ये, संयोग करके, संयोग का मतलब होता है जुड़कर, क्या करके जुड़ करके क्या बना लेता है H3O, H3 प्लस O बना लेता है, मतलब हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। देखिए कैसे बनाता है, देखिए हमने क्या बनाया, H प्लस आयन जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अस्थायी होते हैं। देखिए ये जो हमारा क्या है H प्लस आयन है। अब देखिए अब किसके साथ ये जुड़ता है, जल के अणुओं के साथ। जल का अणु का क्या नाम है H2O, तो प्लस H2O। अब देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हमारा क्या बन जाएगा H3, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है प्लस, और ये हमारा ऑक्सीजन जो बचा O। तो ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। ओके, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा फील के साथ। अब देखिए जो हमारे अम्ल होते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। ओके, देखिए इसमें 2 टाइप्स में इसको वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला हमारा क्या है, जैविक या प्राकृतिक अम्ल, मतलब एक को क्या बोलते हैं, जैविक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल। दूसरा हमारा क्या होता है, खनिज अम्ल। ओके, तो चलिए अब इसको फुल डिटेल में अगली नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके पिछली स्लाइड में हमने देखा कि अम्लों का जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे, उसके दो टाइप्स में उसका क्लासिफिकेशन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। इसमें से जो हमारा पहला था वो क्या था, जैविक, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल, और जो हमारा दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं खनिज अम्ल। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको अच्छे से डिटेल एनालिसिस करते हैं। उससे पहले आप लोग परमिशन दे दीजिए। परमिशन कैसे देंगे, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और उन्हें बताइएगा कि धागड़ सीरीज आ चुकी है नियरेस्ट क्लासेस पर, जहां पे आपको दिसंबर में पूरा चैप्टर का 160 लेक्चर एकदम फील के साथ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए आप अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि जैविक अम्ल ये क्या होते हैं, ऐसे अम्ल, मतलब ऐसे अम्ल जो जीवों या पौधों के, मतलब पौधों या जंतुओं के टिश्यू से प्राप्त होते हैं, उत्तकों से प्राप्त होते हैं। अब कहोगे ये कैसे प्राप्त होता है, चींटी का नाम सुना है, उसमें एक फार्मिक अम्ल पाया जाता है उसके डंक में, वो क्या है तो मतलब वो जंतुओं से आ रहा है, वो हमारे एनिमल्स में आ गया, तो उससे निकलने वाला फार्मिक अम्ल। ओके, और जंतुओं से तो, पौधों से तो बहुत निकलते हैं भाई, कितना बताए, आंवला देखो, सिरके में देख लो। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है साइंस की भाषा में कि ऐसे अम्ल जो कि पौधे तथा जंतुओं के उत्तकों में, उत्तकों मतलब टिश्यूज में पाया जाता है, ऐसे अम्ल जो उसके टिश्यूज में पाए जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल। अच्छा बताओ, जो हमारा पेड़ पौधे वो नेचुरली है, तो उसमें जो भी अम्ल पाया जाएगा वो तो नेचुरली पाया जाएगा ना भाई। हाँ, तो उसी को हम लोग जैविक अम्ल या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं। जैसे एसिडिक अम्ल CH3COOH, इसको हम लोग, ये हमारे पाया जाता है सिरके में। सिरका कैसे बनता है, अच्छा आपने स्कूल का आंवला का नाम सुना, आंवला, हाँ जो खट्टा होता है, हाँ वही वाला। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है, और दूसरा आप लोग याद रखिए जिसका नाम है फार्मिक अम्ल CHCOOH, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। काफी बहुत बार ये MCQs में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो अब देखिए हमारा जो दूसरा टाइप्स है, क्लासिफिकेशन था, वो क्या था, खनिज अम्ल। अच्छा, खनिज से क्या समझ में आ रहा है आपको, जो मृदा से क्या किया जाएगा, खोद के प्राप्त किया जाएगा ऐसे अम्लों को, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खनिज अम्ल। देखिए क्या कह रहा है कि वे अम्ल जो मृदा के खनिज से प्राप्त होते हैं, मतलब मृदा मतलब मिट्टी से, मृदा मतलब मिट्टी से खोद कर प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल बोलते हैं। जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग बोलते हैं, और हमारा क्या हो गया, कार्बोनिक अम्ल हो गया। ओके, और भी एग्जांपल है, नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब हमारे क्या है, खनिज अम्ल है। ओके, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब आगे चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक को, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना है ना भाई, 160 लेक्चर है, तो चलिए शुरू। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक था, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि आयनन के आधार पे अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। आयनन के आधार पे अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें से हमारा पहला क्या है, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्या है, दुर्बल अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। ओके, अब देखिए जो प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है, पहले इसे समझते हैं। देखिए जो अम्ल, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में जब जाते हैं, जब अपघटित होते हैं, तो ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन और H3O, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते रहे थे, तो जो ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन और H3O हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रबल अम्ल बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलते नहीं है और क्या करते हैं, वो H+ आयन और H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन कम मात्रा में उत्पन्न करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रबल अम्ल के बारे में, ध्यान दीजिएगा साइंस की भाषा में, कि वे अम्ल जो पूर्णतः आयनित होकर मतलब घुलकर अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करते हैं, H+, जिसे हम लोग हाइड्रोजन आयन, और H3O+, जिसे हम लोग क्या बोले थे, हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, जिसको हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था। हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ETC। जैसे हम लोग देख रहे थे HCl में क्या हो रहा था, HCl में क्या हो रहा था कि H+ आयन दे रहा था घटित होकर और अधिक मात्रा में, और क्या दे रहा था, Cl- आयन दे रहा था। ओके, अब देखिए दुर्बल अम्ल मैंने बताया, इसी का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, दुर्बल अम्ल, कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं तथा ये क्या करते हैं, कम मात्रा में H+ या H3O+ आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोनियम आयन कम उत्पन्न करते हैं। देखिए नहीं, यहीं पे दिया है, नहीं होते तथा हाइड्रोनियम आयन कम उत्पन्न करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि फार्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जा रहा, जो जंतुओं के टिश्यूज में पाए जा रहे थे, और ये हमारा क्या था, जो पौधों के टिश्यूज में पाया जा रहा था, इसका क्या नाम था, एसिटिक अम्ल। तो ये कहीं ना कहीं ये दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है ना। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि दुर्बल अम्ल जो है वो कैसे हो सकते हैं, जैविक अम्ल हो सकते हैं, जिसे हम लोग प्राकृतिक अम्ल बोल रहे थे। क्योंकि देखिए चींटी के डंक में जो फार्मिक अम्ल पाया जा रहा था वो तो नेचुरली था, और पौधों में जो ये एसिडिक अम्ल जो सिरके में पाया जा रहा था वो भी क्या था, नेचुरली था। तो इसका मतलब हम लोग नोट करके लिख सकते हैं कि सभी जैविक अम्ल, जिसे हम लोग नेचुरल प्राकृतिक अम्ल भी बोल रहे थे, सभी जैविक अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, क्योंकि ये कम संख्या में क्या देते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ओके, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो चलिए शुरू। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल की क्षारकता। ये क्या होता है, इससे हमें प्रॉब्लम क्या है, भाई हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो प्रॉब्लम मुझे यार, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, जा रहे हो ना, थोड़ी तबीयत सही नहीं चली है, बट कोई बात नहीं, हम लोग पहले समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अम्ल की क्षारकता होता क्या है, पहले ये परिभाषा में इसका मतलब छुपा हुआ है। क्या कह रहा है कि अम्ल के एक अणु में उपस्थित, एक अणु का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे HCl को देख लीजिए, एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील। देखिए प्रतिस्थापनशील का मतलब क्या होता है, मतलब प्रतिस्थापित कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना, किसको, हाइड्रोजन को, किसको देखो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन परमाणु को, मतलब इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, अपने अणु से रिमूव कर देना, क्या कहलाता है, अम्ल की क्षारकता कहलाता है। जैसे परमाणु की संख्या को क्या कहलाता है, संख्या को क्या कहते हैं, अम्ल की क्षारकता कहते हैं। क्या कह रहा है कि अम्ल में जो एक अणु उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु है, उसकी जो संख्या है, इसकी जो संख्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारकता कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये हमारा पहला क्या दिया है, HCl दिया है। देखिए जो ये हमारा HCl दिया है, ओके, अगर मैं इस हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दूं, हटा दूं, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, क्लोरीन बचेगा। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, ओनली 1 हाइड्रोजन। ओके, और इसमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, इसमें भी क्या है, ओनली 1 हाइड्रोजन। लेकिन H2SO4 में, सल्फ्यूरिक अम्ल में, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। अगर ये बाद में अपने अणु से इसे प्रतिस्थापित कर दे, हटा दे, तो हमारा ये सिर्फ सल्फेट बचेगा। तो इसका मतलब जो H2 हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा। H2 का मतलब कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसमें क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। तो देखिए इसी को, जो ये 1 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, जो ये प्रतिस्थापनशील हो रहा है अपने एक कंपाउंड से, यही क्या होती है, अम्ल की क्षारकता कहलाती है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्षारकी, द्विक्षारकी और त्रिक्षारकी। मतलब अगर 1 हाइड्रोजन निकलेगा तो एक क्षारकी, 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो द्विक्षारकी, 3 हाइड्रोजन निकलेगा तो त्रिक्षारकी। ओके, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि जब जिन अम्लों में एक अणु 1, 2 या 3 प्रतिस्थापनशील हो रहे हो, मतलब हट रहे हो, क्या हो रहे हैं, हट रहे हो, क्या, हाइड्रोजन हट रहे हो, हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उन्हें क्रमशः एक क्षारकी, जो हाइड्रोजन परमाणु हमारे हटेंगे, अगर 1 रहेगा तो एक क्षारकी, 2 रहेगा तो द्विक्षारकी, 3 रहेगा तो त्रिक्षारकी अम्ल कहते हैं। आई होप आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ,
अब अच्छा मैं क्या सोच रहा था यार, एक बात बोलूं, दिल की बात बोलूं? हाँ ठीक है बोलो। परमिशन क्यों ले रहा हूँ? लाइक सब्सक्राइब करो तब बोलूंगा। हाँ ठीक कर दिए ना? हाँ ठीक है। अब देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ये बार बार मैं लिख रहा हूँ फिर इसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या मैं कॉपी पे कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कर दूं? यार टाइम भी मेरा भी बचेगा और आपका भी बचेगा। सोचो क्या बोलती पब्लिक, सच में? डन डन डन। चलिए तो शुरू करते हैं। कॉपी पे एक अच्छे से आपको ड्रिल लिस्ट करवाऊंगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, अब हम लोग कॉपी में देखेंगे। तो चलिए आगे के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग अपने स्लाइड पे आ चुके हैं। तो अब आपको हम लोग यहाँ पे स्लाइड पे कम समय में अच्छे से और डिटेल में एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करते हुए आपको समझाएंगे। ओके, तो इससे पहले देखिए मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें मैंने माइक ऑन करना भूल गया था, जिसपे मैं उसी पे फिर से बना रहा हूँ। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा और थोड़ा सा ओके, तो थोड़ा सा क्लियर ना है फिर भी समझने का कोशिश कीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं। ओके जी, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इससे पहले हमने अम्ल की क्षारकता को अच्छे से समझा था और मैंने आपको ये दो तीन एग्जाम्पल लिए थे और आप लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब जो हमारा है, अब हमें पढ़ना है अम्ल बनाने की विधि। ऐसी कौन कौन सी मेथड है, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम लोग अम्ल को अम्ल बनाने की विधि को बना सकते हैं। एक जो हमारा एक नंबर का है, जो पहला वाला विधि है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु और हाइड्रोजन से हम लोग क्या बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। देखिए, जहां पे आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, आपको स्लो की आवश्यकता है, आप लोग स्पीड को स्लो कर सकते हैं या फास्ट भी कर सकते हैं, और अपने जरूरत के हिसाब से आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ओके जी, तो अब आगे चलते हैं। देखिए, अम्ल बनाने की विधि में सबसे पहला हमारा मेथड जो क्या है, एक हम लोग अधातु लेंगे और उसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस मिक्स करेंगे, उससे रिएक्ट करवाएंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एक अम्ल मिलेगा। देखिए कैसे करते हैं। हमने सबसे पहले क्या ले लिया है, एक Cl2 ले लिया है, मतलब Cl2, ये Cl क्या है, क्लोरीन जानते हैं ना, क्लोरीन लिया है और हाइड्रोजन गैस को लिया है। इसको जब हम लोग मिक्स करते हैं, रिएक्ट करवा दे, तो हमें क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है, 2HCl। क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मोल लिए हैं दोनों के, तो ये भी हमारा बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 2HCl हो गया। HCl क्या है हमारा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हमने क्या देखा, हमने एक अधातु जो Cl2 के रूप में लिया और हाइड्रोजन को लिया, इससे रिएक्ट करवाया इन दोनों में, तो हमें क्या मिल गया, Cl2 मिल गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलेंगे। उसी प्रकार हमने दूसरा एग्जांपल आप लोग क्या ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं, जिससे आप लोग क्या लेंगे, HBr, मतलब हाइड्रोब्रोमीन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके जी, तो देखिए, ब्रोमीन लिया, हाइड्रोजन लिया, इसको रिएक्ट करवाया आपस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, HBr मिल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अधातु का उपयोग करके अम्ल, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अम्ल बनता है तथा धातु का उपयोग करेंगे तो क्षार बनेगा। अधातु का उपयोग कर रहे हैं तो अम्ल बन रहा है, लेकिन अगर धातु का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारा क्षार बन जाता है। ओके, देखिए ठीक उसी प्रकार दूसरी है, हम लोग दूसरा मेथड है जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, अम्ल बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, हम लोग अधातु ऑक्साइड लेंगे और जल को लेंगे। यहाँ पे हम लोग अधातु ले रहे थे और क्या ले रहे थे, हाइड्रोजन ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या लेंगे, अधातु को लेंगे, अधातु ऑक्साइड को लेंगे और जल को लेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, एक अच्छा खासा अम्ल मिलेगा। देखिए कैसे, अधातु ऑक्साइड में हमने एग्जांपल के रूप में क्या ले लिया, CO2 ले लिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। ओके, और H2O तो जानते ही है, ये हमारा क्या है, जल है। तो ये जो हमने इसको लिया, इस पे जब रिएक्ट करवाएंगे तो जो ये हमारा क्या होगा, जो ये CO2 है ना, देख रहे हैं CO2, इसका एक हाइड ऑक्सीजन इसके लिए लेके ये क्या बना लेगा, CO3 बना लेगा, और ये क्या बन जाएगा, CO2 ही रहेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, CO2 CO3, मतलब कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। ओके, ये ना समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। हमने क्या ले लिया है, SO3 ले लिया है और हमने क्या ले लिया है, H2O ले लिया है। ओके, इसको जब रिएक्ट करवाएंगे, ये भी क्या करेगा, ये ऑक्सीजन एक रिमूव होकर ये तीसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, O4 हो जाएगा, और ये यस तो था ही, तो हमारा सल्फेट बन जाएगा, और इसके सामने जो H2O है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, H2SO4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तब हम लोग अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए, ये रहा। तो अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अम्ल अम्लों के रासायनिक गुण, हमारे अम्लों के जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी है। ओके, जिनमें से हमारा क्या है, ये पहली प्रॉपर्टी है कि अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया। जब हम लोग किसी अम्ल को एक धातु के साथ अपक्रिया करते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सक्रिय धातु लेंगे, मतलब रिएक्टिव मेटल लेंगे। उसमें क्या करेंगे, उसमें अम्लों से अभिक्रिया कराएंगे, किसी भी अम्ल के साथ क्या कराएंगे, रिएक्ट करा करके
हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। विस्थापित का मतलब होता है हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को हटा देंगे। ओके, तो जिससे हमें क्या मिलेगा, ये वाली इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। जैसे देखिए सक्रिय धातु हमने कोई ले लिया और उसमें क्या लेंगे, कोई एक अम्ल लेंगे तो वो क्या करेगा, उसके हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या बना देगा, एक लवण बना देगा और हमारा क्या बन जाएगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। जैसे देखिए सक्रिय धातु में हमने क्या ले लिया, जिंक को ले लिया है और एक कोई अम्ल ले लिया जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होगा, ये जिंक SO4 के साथ सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। देखिए यहाँ पे जिंक सल्फेट बना लिया। अब हमारा बचा क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन बचा है, ये हाइड्रोजन के रूप में निकल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब रासायनिक जो गुण है एसिड्स के, वो क्या है, धातु कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्या कराएंगे, हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। देखिए इसमें क्या होगा, कोई एक हम लोग धातु कार्बोनेट लेंगे, धातु कार्बोनेट के साथ हम लोग और क्या लेंगे, एक कोई अम्ल लेंगे और उससे हमें क्या मिलेगा, एक लवण भी मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा और हमारा साथ ही साथ जल भी मिलेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए हमने एक धातु कार्बोनेट लिया, धातु हमने ले लिया कैल्शियम और कार्बोनेट तो आप जानते हैं CO3 को बोलते हैं। तो ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट, अब उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, कोई एक अम्ल ले लिया, HCl भी ले सकते हैं लेकिन हमने फिलहाल अभी के लिए क्या लिया है, H2SO4 के लिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया है। तो देखिए जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये कैल्शियम SO4 के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा। ओके, तो अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CO3 मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो हमें कितने बनाने हैं, CO2 मतलब 2 ऑक्सीजन बनाना है। तो एक को हमने ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो एक ऑक्सीजन जब हम यहाँ पे रिमूव करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और ये ऑक्सीजन जो रिमूव होगा और यही H2 के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इससे हमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मतलब H2O जल भी मिल जाएगा। ओके, तो जिससे हम लोग क्या बना लेंगे, एक कैल्शियम सल्फेट भी बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लेंगे और H2O भी हमारा बन जाएगा। देखिए ठीक इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट क्या हो गया, लवण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो है ही और H2O जल। ओके, यहाँ समझ में आ गया। तो आप लोग थम्स अप दे दीजिएगा। ओके, तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप देखिए इसी प्रकार देखिए ढेर सारे एग्जांपल है, आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ओके जी, यहाँ तक समझ आ गया ना। हाँ, तो अब देखिए अब हम लोग ये अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कराएंगे कि हम लोग ऐसे टॉपिक को लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा मोड़ा बोर्ड के एग्जाम्स के रिलेटेड। तो हम लोग क्या लेंगे, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। देखिए कोई भी हम लोग धातु ऑक्साइड लेंगे, उसमें हमें क्या मिलेगा, एक यहाँ पे हमें क्या मिले लेना है, एक अम्ल को लेना है और उसके बाद हम लोग क्या बना लेंगे, एक लवण बना लेंगे और हमें जल भी मिल जाएगा। देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, धातु ऑक्साइड। तो हम लोग कोई भी ऑक्साइड ले सकते हैं, जैसे धातु के रूप में हमने कैल्शियम ले लिया और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ऑक्साइड और हमने कोई एक अम्ल ले लिया जिसका नाम है H2SO4। आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग यही लेते हुए आ रहे हैं, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा था, जैसे ठीक उसी प्रकार जिसमें जैसे वो हो रहा था, वो धातु कर रहा था, ये Ca मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, जो कि एक हमारा क्या हो गया, लवण हो गया, सॉल्ट हो गया है। अब हमें क्या बनाना है, H2O बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, ये हमारा क्या है, एक ऑक्सीजन बचा है और H2 ये बचा है, तो ये दोनों रिएक्ट करके हमारा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। देखिए कैल्शियम सल्फेट भी बन गया, लवण भी बन गया और जल भी बन गया, H2O भी बन गया। ओके, इसी प्रकार 2-3 एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे और देख सकते हैं। तब हम लोग अब और आगे चलते हैं। देखिए आई होप आपको पूरा ओवरऑल समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारा जो टॉपिक है, मोटा मोटा टॉपिक है, वो क्या है, क्षारक। ओके जी, सॉल्ट्स। तो ये जो हमारे क्षारक हैं वो ये क्या होते हैं, देखिए क्षारक क्या कहलाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और इसके सिवाय कोई और अन्य आयन नहीं देते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ओके सॉरी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। मतलब वे पदार्थ, ऐसे प्रोडक्ट जो जल में जलीय विलयन से जल में क्या होते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और इसी तथा इसके सिवाय कोई और अन्य आयन नहीं देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तथा OH के आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन नहीं देते, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे
NaOH। देखिए NaOH में क्या है, इसी जब आप लोग इसमें जब ये पदार्थ जब जलीय विलयन में जाएंगे तो किस में टूटेंगे, Na प्लस और OH माइनस में टूटेंगे। इसके सिवा क्या कोई और अन्य माइनस आयन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि Na किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। पोटेशियम, देखिए पोटेशियम का हम आपको करके दिखा देते हैं। पोटेशियम क्या है, ये प्लस में टूटता है, जैसे मान लीजिए KOH है। ओके, अब इसी को हम लोग जल में विघटित कर दिए तो ये हमारा क्या देगा, K प्लस देगा, और ये OH माइनस, ये क्या देगा, OH माइनस देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। देखिए OH माइनस आयन दे रहा है, तो क्या बताइए, क्या इस OH माइनस के अलावा कोई और ऋण आयन दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट, मतलब क्षार के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके दो प्रकार होते हैं, एक प्रबल होता है, एक दुर्बल। आपने तो नाम सुना ही होगा। देखिए उनमें से हमारा पहला क्या है, प्रबल क्षारक, मतलब वे क्षारक, ध्यान दीजिएगा, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होते हैं, मतलब घुल जाते हैं, पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर, मतलब आयनित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल क्षारक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर टूटकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल क्षारक बोलते हैं। और इसी का अपोजिट हमारा क्या रहेगा कि ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होकर आयन, मतलब कोई भी आयोजित होकर आयनित नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल हम लोग बोलेंगे। इसी का अपोजिट होगा। देखिए क्या कह रहा है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, ये क्या हो रहा था, पूर्णतः वियोजित हो रहा था, टूट के OH माइनस आयन दे रहा था, लेकिन ये नहीं देगा, ये पूर्णकर आयनित नहीं होते हैं, थोड़ा मोड़ा आयनित होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षारक बोलते हैं। ओके, देखिए प्रबल क्षारक का एग्जांपल हमारा क्या हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, NaOH, KOH, ये प्रबल अम्ल समझ में आ गया ना, कि ऐसे क्षारक जो होंगे जो जल में जाते ही पूरी तरह से आयनित होके OH माइनस आयन देने लगेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे क्षारक होंगे जो जल में पूर्णतः आयनित ही नहीं होंगे, मतलब घुलेंगे ही नहीं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, हमने NH4OH मतलब अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ओके, और जैसे AlCOH का होल ट्वाइस नहीं थ्वाइस आदि। ओके, तो आप देखिए हम लोग क्या, अब हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक मुद्दे वाला, जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ जा सकते हैं यहाँ से। तो जो हमारा है क्षार बनाने की विधियां, अभी तक हमने अम्ल बनाने की विधि को देखा था कि हम लोग अधातु की मदद से क्या बना ले रहे थे, अम्ल बना रहे थे। लेकिन क्षार कैसे बनाएंगे, हम लोग धातु की मदद से क्या बनाएंगे, क्षार बना रहे थे, जो कि हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया था। ओके, ये देखिए अधातु से क्या बनता है, अम्ल बनता है, और धातु से हमारा क्या बनता है, क्षार बनता है। ओके, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना ये वाला, देखिए हाँ। तो अब देखिए कहाँ तक हुआ था हमारा, हाँ यहाँ, सॉरी यहाँ से हमें बताना है। तो अब देखिए, कैमरामैन फोकस कर ले रहा है ना, हाँ ठीक है। देखो अब देखिए, क्षार बनाने की विधि में हम लोग क्या करेंगे, एक कोई धातु लेंगे, मेटल लेंगे, और H2O के साथ, मतलब जल के साथ रिएक्ट करवा के हम लोग क्या बना लेंगे, क्षार बना लेंगे, और उसमें हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज भी हो जाएगी। देखिए कैसे कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक पोटेशियम को ले लेना है। पोटेशियम हमारा एक क्या है, एक धातु है। ओके, आप लोग यहाँ पे सोडियम ले सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये थोड़ा इजी लग रहा है। तो हम लोग ये हमारा क्या है, पोटेशियम ये क्या है, मेटल है। तो पोटेशियम, उसके बाद हमने क्या ले लिया, H2O ले लिया है, मतलब ये हमने जल को ले लिया है, और इसमें जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये K और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और ये पोटेशियम मतलब K, ये दोनों रिएक्ट करके हमारा क्या बना लेगा, के OH बना लेगा। मतलब हमें क्षारक बनाना है, तो हमने एक क्षारक बना लिया, जिसका नाम है, क्षारक का क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा क्या होगा, के OH रिएक्ट कर गया, और इसमें ये जो ना जो हाइड्रोजन गैस बची है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ओके, यहाँ समझ में आ गया। एक हम लोग मेटल लेंगे, फिर जल लेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, इसको रिएक्ट करवाने पर हमें एक क्षारक बनाना था, तो हमने पोटेशियम को और जल को रिएक्ट करवा के KOH बना दिया, जिनमें से एक ऑक्सीजन आया और एक हाइड्रोजन आया, और ये K मतलब पोटेशियम, इसको मिला के हमने क्या बना दिया, एक क्षारक बना दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, और इसमें एक हाइड्रोजन बचा था, और वो हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। ओके, यहाँ समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखिए उसी प्रकार हम लोग 2-3 एग्जाम्पल आपने को यहाँ करके हमने दिया भी है, आप लोग बुक से और भी कर लीजिएगा। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए अब कह रहा है कि क्षारकों की अम्लीयता, क्षारकों की अम्लीयता क्या होती है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि किसी क्षार की एक अणु में उपस्थित, मतलब उसके एक अणु में उपस्थित जितना प्रतिस्थापनशील OH है, प्रतिस्थापनशील का मतलब होता है जितने OH हाइड्रोजन है जो रिमूव हो सकते हैं OH वाले,
उसको उसकी संख्या को उस क्षारक की क्या क्या बोलते हैं, अम्लीयता बोलते हैं। जो कि मैंने इसके पहले पिछले अम्ल की क्षारकता की अम्ल की अम्लीयता को आपको बताया था। ओके, ठीक उसी प्रकार ये भी है। क्या कह रहा है कि क्षारकों की अम्लीयता हम लोग क्या कहेंगे, किसी क्षार की एक अणु में, जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, एक पोटेशियम के OH को ले लिया, ये हमारा एक क्या है, एक पूरा क्या है, एक पूरा हमारा क्या है, पोटेशियम पोटेशियम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बताइए, जो ये हमारा कंपाउंड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा OH है इसमें कितने हैं, सिर्फ एक ही है। अगर यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 पोटेशियम भी है और 2 हमारा हाइड्रोक्साइड आयन भी है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमने 2 नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा एक ही है। तो इसका मतलब जो अम्ल की क्षारकता रहेगी उसकी अम्ल की क्षार के एक अणु में, तो जो हमारा एक अणु में जो अप्रतिस्थापनशील मतलब OH की संख्या रहेगी, OH जितने आयन रहेंगे उसी की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल की अम्लीयता बोलेंगे, उस क्षार की अम्लीयता बोलेंगे। ओके, अगर ये 2 रहेगी तो इसकी 2 अम्ल की इस क्षार की 2 अम्लीयता हो जाएगी। ओके, यहाँ समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए मैंने एग्जांपल के तौर में और भी यहाँ पे कुछ दे दिया है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, फटाफट कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और हमारा समय भी बच रहा है। तब हम लोग अब आगे चलेंगे। तो अब देखिए अब हमें देखना है कि जो हमारे साल्ट होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है ना कभी कभी। तो ये भी हमारे लिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे क्षारकों की रासायनिक गुण को, मतलब इसके केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे दर्शाते हैं, क्या होती है, इसको देखेंगे। सबसे पहला जिसमें हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज आता है, जो क्या है, धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। देखिए धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया क्या क्या, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक अधातु ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा क्या बनाएगा, जल बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहला हमने क्या ले लिया है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, Ca2 ले लिया है। ओके, कैल्शियम ले लिया है और CaOH के साथ होल्ट वाइज के साथ क्रिया करा के हम लोग क्या बना रहे हैं, हमें क्या बनाना है, एक लवण बनाना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा क्या हो गया, लवण हो गया। देखिए ये हमारा Ca कैल्शियम और CO3 लेना था, यहाँ पे CO, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया। ओके, यहाँ से, तो ये हमारा क्या होगा, CO3 लवण हो गया और H2O जो बचेगा हमारा H2 और O। देखिए सीए यहाँ से होगा, 2 बचा था तो यहाँ से क्या ले लिया, और 3 और 1 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन इसका ले लिया और ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया है 3। ओके, तो कार्बन कैल्शियम CO3 बना लिया, मतलब कार्बोनेट बना लिया, जिससे हम लोग लवण बोलते हैं। और ये हमारा जो बचेगा, हमारा क्या बचेगा, जल बचेगा। उसी प्रकार ठीक है, आप लोग और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे देखिए इसका देख लीजिए, मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस प्लस CO2, इसमें क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम, ये CO2 और इसमें एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन और कंबाइन करके क्या बना लेगा, CO3 बना लेगा। ये हमारा Mg है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, जो बचा कुचा रहेगा, जल बन जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्षारकों की अम्लों के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। तो क्या होता है, जिसमें से हमारा पहला क्या आता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया आती है। यह आपके एग्जाम के ओरिएंट से बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल पहला एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, दूसरा हमने क्या लिया है, एक अम्ल लिया है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, तो देखिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट होगा, देखिए ये इसका Na और इसका Cl, ये क्या हो जाएगा, रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। अब ये देखिए 2 OH बचा है, मतलब एक ऑक्सीजन बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है। तो ये दूसरा वाला भी है, इसका जो हाइड्रोजन है Cl का, इसका एक हाइड्रोजन लेके क्या बना लेगा, यहाँ पे H2O बना लेगा, जो कि हमारा क्या है, जल है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, जल भी बन जाएगा। ओके, ठीक इसी प्रकार आप लोग 2-3 एग्जांपल और भी देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। यार समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए अब हमारा क्या टॉपिक आ रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि क्या क्या इसके उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ओके, देखिए सबसे पहले इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, साबुन तथा धावन पाउडर बनाने में करते हैं, रेयान के निर्माण में करते हैं,
कागज, देखिए कागज इसी से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ओके, कागज व लुगदी उद्योग में मतलब फैक्ट्री में भी उपयोग किया जाता है और अनेक रसायनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अब तीसरा देखिए, दूसरा क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अभी तक हमने ज्यादा रिएक्शन में अपने ले रहे थे, उसके उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ना, वो भी देखना पड़ेगा। देखिए सफेदी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में उपयोग करते हैं, चमड़ा के फैक्ट्री में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अम्लों के उपयोग, यूजेस ऑफ एसिड्स। तो देखिए ये आपके बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हाँ, मैं आपको पहले ही बता दिया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर मेरी स्पीड आपको ज्यादा तेज लग रही हो, आप लोग इसे स्लो में देख सकते हैं, 2x में बिल्कुल भी मत देखिएगा। और अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी भी खराब आ रही हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी सेटिंग्स में जाके बढ़ा लीजिए। ओके जी, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब यह कह रहा है कि अम्लों के उपयोग, यूजेस ऑफ एसिड, अम्लों का उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, नाइट्रिक का अम्ल का मतलब होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल तो आप जो लोग जानते हैं H2SO4, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको समझ में आएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, अम्ल है। और क्या कह रहा है कि इन अम्लों के क्या है, कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों का उल्लेख निम्नलिखित है। इसमें हमने बताया कि हाइड्रोजन का, हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल का उपयोग कहाँ किया गया है, नाइट्रिक अम्ल का जो मैंने बताया HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऐसे भी जितने भी अम्ल है उसके यूजेस जो हम लोग किए जाते हैं हमारे लिए, जो जो ज्यादा सबसे ज्यादा उपयोग है, फैक्ट्रीज में जो ज्यादा उपयोग होते हैं उनके बारे में हमें देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के बारे में। ओके, देखिए कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक का क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वशीकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं कलाई, कलाई में की करते हैं, लोहे की चादर को साफ करने के लिए। वस्त्र उद्योग में किया जाता है, कपड़ा को रंग कलरफुल बनाने के लिए हाइड्रो HCl का उपयोग करते हैं। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, उर्वरक में करते हैं, विस्फोटक में करते हैं, बम बारूद में करते हैं, औषधि बनाने में, औषधि का मतलब होता है दवा। ओके, औषधि का मतलब क्या होता है, दवा बनाने में, और सोने तथा चांदी के शोधन में भी किया जाता है। किसका, नाइट्रिक अम्ल का, जिसे हम लोग बोलते हैं HNO3। अब देखिए ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, H2SO4 बोलते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। पहला इसका उपयोग क्या है, उर्वरक में, इसका भी उर्वरक में और इसका भी उर्वरक में, और धावन पाउडर के यूज में भी करते हैं, प्लास्टिक और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रेसे बनाने में इसका उपयोग करते हैं, और पेट्रोलियम में भी, उद्योग में भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, शोधन के लिए करते हैं, तथा देखिए शोधन के लिए हो गया, और क्या, लेड बैटरी मतलब शीशे में जो बैटरियों में जो बड़ी बड़ी बैटरियां आती हैं, उसमें जो शीशे लगे होते हैं, जैसे मान ली बैटरी है ना, इसमें जो लेड लगे रहते हैं शीशे, इसमें भी प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघटन के रूप में। देखिए जो मैंने आपको बताया था। ओके, देखिए नोट करने वाली, देने वाली कुछ बात है, आप लोग भी इसे नोट कर लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह, या आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिए। ओके, आपको कहना ना पड़े। हाँ, तो अब देखिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि प्रबल अम्लों की तनु के साथ सदैव अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, क्योंकि यह क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, बहुत ज्यादा उष्मा लगती है। ओके, तो ये और भी सारे कुछ नोट्स है, आप लोग इसे पढ़ लीजिए। खैर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। अब हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा सूचक, जिसे हम लोग इंडिकेटर भी बोलते हैं, कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा सूचक अम्लीय है, कौन सा क्षारी है, उसका क्या था। देखिए सूचक क्या होते हैं, कि पहले देखिए हम लोग सूचक समझते हैं कि है क्या, वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन के द्वारा विलयन के अम्लीय तथा क्षारी प्रकृति को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ओके जी, तो अब देखिए, तो देखिए जो हमारा ये सूचक है ना, इसको क्या कहते हैं, जो रंग परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैंने हमने लिटमस पेपर लिया, उसमें कोई एक डाला, जो मैंने शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी बताया था, अगर आपने हमारा वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने आपको और भी अच्छे से डिटेल एनालिसिस करवाया है। ओके, देखिए हम लोग क्या ले लेंगे, एक सूचक लेंगे, फिर अम्ल विलयन के रंग एक वही बनाएंगे, और क्षार विलयन के रंग। देखिए जैसे हमने लिटमस पेपर लिया, उसमें अगर कोई भी हम लोग कोई भी चीज उसमें डाल रहे हैं, अगर उसका कलर लाल आ रहा है, इसका मतलब वो हमारा क्या है,
अम्ल है। ओके, देखिए सूचक हमने ले लिया है कि इतने सूचक है, लिटमस पेपर से हम लोग पता कर सकते हैं, फिनाइलथेलिन से पता करते हैं, मेथिल ऑरेंज से पता कर सकते हैं। अगर उसमें उस लिटमस पेपर में सपोज ये हमारा क्या है, लिटमस पेपर है, अगर इसमें हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे, अगर उसका लाल रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है, लाल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा है, अम्लीय है। अगर इसी इसी मतलब जो लिक्विड है जो हमने अम्ल लिया है, अगर उसी का रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। जैसे लिटमस पेपर, सपोज दैट ये हमारा क्या है, लिटमस पेपर है। अब इसमें हम लोग कोई भी चीज मान लीजिए इससे इसे गिरा रहे हैं, ओके, तो गिराने के बाद अगर उस लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाएगा तो अम्ल, और नीला हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। ओके, ऐसा समझ में आ गया। और इसी प्रकार और भी सारे लिटमस सूचकों का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार से हम लोग चेक कर पाते हैं। तो अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं। देखिए कभी कभी पूछ लेता है पीएच, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जो पीएच होता है मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको कैसे करते हैं आपको यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया है। पीएच बराबर होता है -log10 अपान और ब्रैकेट में H प्लस मतलब हाइड्रोजन, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं, और log10 को और ये अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, -1 अपान H प्लस हो जाएगा। ओके, तो अम्ल के लिए इसका जो पीएच होता है 7 से अगर कम हमारा जो लिटमस जो पीएच स्केल होता है, जैसे मान लीजिए ये पीएच स्केल है और यहाँ से 1 से लेके 14 पॉइंट तक बने रहते हैं, और बीच में हमारा 7 रहता है जो न्यूट्रल रहता है, जैसे हमारा क्या हो गया, जल हो गया। ओके, जल 7 से जितने कम रहेंगे, ओके, 7 से मान लीजिए 7 से नीचे वाले 1 2 3 4 5 6 के बीच में जितने भी आएंगे वो हमारे क्या होंगे, हमारे एसिड होंगे, और 7 से जो हमारे ज्यादा रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। ओके जी, यहाँ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत डाउट दुखदर समस्या तो नहीं है ना। हाँ, तो अब देखिए यही देखिए, उसके बाद हमारा है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, खैर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके पढ़ सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप लोग अब देखिए हमें यहाँ से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा। देखिए इससे हमारा समय बच रहा है कि नहीं, वो नोट्स पे बनाते हुए। हाँ थोड़ी बड़ी आपको परेशानी आ रही होंगी, ढेकार आ गया, सॉरी भाई, कुछ खाया नहीं हो यार, मजा मस्त मस्त है, मजा मत लेना भाई, देख रहे हो। भाई बहुत मेहनत लगी, 2-3 बार रिकॉर्ड किया, एक बार माइक बंद हो गया, एक बार क्या बंद हो जा रहा था, लेकिन इस बार आई होप कि अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा होगा और आप लोग क्लास को पूरा केयरफुली होके सुन भी रहे होंगे। देखो मेरी वॉइस भी थोड़ी थोड़ी बैठ रही है, बट फिर भी चलिए हम लोग करते हैं, अब आगे चलते हैं। कुछ भी हो जाए आपका सिलेबस नहीं छूटना चाहिए, आपको हम लोग पूरा पढ़ाएंगे, आप लोग को बार बार ना कहना पड़े लाइक, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल खतरनाक तरीके से, बिल्कुल ओके जी, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूरी है। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है सॉल्ट के बारे में, लवण के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था बेस के बारे में, एसिड्स को पढ़ लिया, अम्ल को पढ़ लिया, बेस को पढ़ लिया, क्षार जिसे हम लोग बोल रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए लवण क्या होते हैं, अम्ल तथा क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद हमारा क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। साथ साथ जर रहा है कि जो अम्ल तथा क्षारक के बीच का जो उदासीनीकरण, जो हमारा न्यूट्रल रिएक्शन होता है, जो न्यूट्रल रिएक्शन का उत्पाद जो रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। जैसे देखिए नोट करके भी कुछ कह रहा है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H प्लस आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन, कोई धनायन तथा OH के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो, लवण कहलाते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या था, हमारा क्षार था और अम्ल था। अम्ल क्या था, अम्ल वो था कि जो वे पदार्थ जो जल में जलीय विलयन में आयनित होकर क्या दे रहे थे, H प्लस आयन दे रहे थे, उसी को हम लोग अम्ल बोल रहे थे। और जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे रहे थे, उसके अतिरिक्त कोई और अन्य ऋण आयन नहीं दे रहे थे, उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, क्षार बोल रहे थे। और लवण में सबसे अलग है भाई, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H प्लस आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन तथा OH के अतिरिक्त कोई ऋणायन होता है, उसमें नहीं होता है लेकिन इसमें होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण कहते हैं। ओके, जैसे देखिए लवण धनायन का क्या हो गया, H, सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस 2 का चार्ज है। ऋणायन में देखिए OH माइनस, Cl माइनस, NO3 माइनस और SO4 माइनस माइनस। ओके, अब देखिए आप लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर NaCl को हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। NaCl में क्या करेंगे, अगर हम लोग इसे रिएक्ट करवाएंगे तो ये किस में टूटेगा, जल में जाके Na किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा, और Cl किस में टूटेगा, माइनस में, Na प्लस Cl माइनस। ओके, तो ये सारे ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब देखिए आगे चलते हैं, अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लवण, मतलब लवणों के प्रकार।
ओके। तो देखिए इसमें से हमारा पहला आता है नॉर्मल साइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य लवण। ओके जी। तो अब देखिए ये क्या होते हैं कि जब विस्थापनशील मतलब विस्थापनशील H प्लस तथा OH के अम्ल तथा क्षारक से संपूर्ण विस्थापित हो, विस्थापित मतलब हटना, हटा देना, हटा देना, ओके, हटा देना, हटा, हटा, विस्थापित हो जाए, तो ऐसे लवण को क्या बोलते हैं, समान लवण कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फिर समझिए कि जब किसी विस्थापनशील हाइड्रोजन मतलब H प्लस तथा OH माइनस के अम्ल तथा क्षारक से संपूर्ण विस्थापन हो जाए तो ऐसे लवण सामान्य लवण कहते हैं। नोट, कुछ नोट करने वाली बातें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी। क्या कह रहा है कि समान लवण में H प्लस तथा OH माइनस अनुपस्थित होते हैं। मतलब समान लवण में क्या होता रहता है, उसमें हाइड्रोजन और OH माइनस के OH माइनस आयन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, मतलब अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ओके। हाँ, तो जैसे देखिए उदाहरण देखिए, HCl HCl और NaOH को जब रिएक्ट करवाया गया तो NaCl में टूटा और ये हमारा किस में बदल गया, NaOH में। मतलब इसका Na, ओके, इसका Na और ये Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना दिया और ये जो एक हाइड्रोजन बचा था और ये OH, ये दोनों मिक्स करके रिएक्ट होके H2O बना लिए। तो यहाँ पे NaCl और H2O गैस मिल गया, मतलब जल भी हमारा मिल गया। ओके जी, बन गया। तो अब हम लोग अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, अम्लीय, अम्लीय लवण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि अम्लीय लवण H प्लस आयन तथा अम्ल से आंशिक विस्थापित द्वारा बनता है। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अम्लीय लवण H प्लस आयन का अम्ल से आंशिक विस्थापन द्वारा ये बनता है। जैसे नोट करके इसमें भी कुछ बता रहा है, आपको ध्यान देना होगा कि अम्लीय लवण में H प्लस उपस्थित होता है। उदाहरण देखिए, एग्जांपल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। देखिए ये NaOH किसके साथ, SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया और इसमें बीच में क्या है, हाइड्रोजन भी है, तो सोडियम सल्फेट हाइड्रोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोसल्फेट बन गया और हमारा क्या बन गया, जल बन गया। ओके, तो ठीक इसी प्रकार आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं, जो हमारा क्या है, क्षारीय लवण के बारे में। देखिए क्षारीय लवण में क्या है कि क्षारकीय लवण OH आयन का क्षारक से आंशिक विस्थापन, मतलब आंशिक विस्थापन मतलब थोड़ा इसमें विस्थापन होता है, विस्थापन द्वारा क्या होता है, ये भी बनता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, PbOHCl। देखिए क्या कर रहा है, क्षारकीय लवण में OH उपस्थित होता है। देखिए OH क्या है, उपस्थित है। PbOHCl में क्या है, Pb+2 भी है, OH माइनस आयन और Cl, मतलब इसमें क्या है, OH आयन क्या है, प्रेजेंस है, मतलब उपस्थित है। ऐसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय लवण बोलते हैं। ओके। अब देखिए हमारा आता है मिश्रित लवण। मिश्रित, मिश्रित का मतलब क्या है, मतलब इसमें मिक्स होगा। इन लवणों में क्या होता है, इन लवण में एक से अधिक ऋणायन तथा धनायन होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित लवण बोलते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे और अपने दोस्तों के पास भी क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ओके जी, तो यहीं के साथ हमारा चैप्टर ये पूरा समाप्त हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आएगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, अच्छा देखिए, इस जो हमारा नोट्स है इसमें आपको कम समय में ज्यादा चीजें हम लोग आपको बता भी देते हैं और आपको कोई डाउट भी नहीं होता है। ओके। और हाँ, डाउट थोड़ा बड़ा होता होगा, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। देखिए अब हमने कम समय में अपने सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर नोट के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।